तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, पढ़ने का रूल सिंपल है कि यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ और आपको उन क्वेश्चंस को देख के उसको सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन और राइट आंसर आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हम इकोसिस्टम में देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडिविजुअल से, ठीक है। फिर जब ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। और जब डिफरेंट पॉपुलेशन आ जाती है तो मैं उसको बोलूंगी कम्युनिटीज, ठीक है। और जब ये कम्युनिटीज के साथ मैं एबायोटिक, यानी कि अभी तक हम क्या सिर्फ लाइफ की बात कर रहे थे, बायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे थे, जब मैं एबायोटिक को भी ऐड कर दूंगी तो ये हो जाएगा इकोसिस्टम, ठीक है। और इकोसिस्टम में भी जब आप एक पर्टिकुलर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं तो वो हो जाता है बायोम्स, की जब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हो गया इंडिविजुअल यानी कि आई, ठीक है। फिर उसके बाद आई, then population is P, community is C, ecosystem and biome. Answer 1 is correct. Next ये वाला ट्राई करिए। ये इकोलॉजी इवोल्यूशन होता है ना, उसमें कमाल की बात ये होती है कि कुछ क्वेश्चन तो आप अपने लॉजिक के बेसिस पे भी कर सकते हो। तो ये वही क्वेश्चन है ना, लॉजिक के बेसिस पे इसको अटेम्प्ट करिए। देखिए क्या बोल रहा है, ये सिंपली आपसे डिफरेंस पूछ रहा है बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक कंडीशंस का, ठीक है। अगर मैं एक अगर बायोटिक रिसोर्सेज की बात करूं तो मैं क्या इसका एग्जांपल वाटर ले सकती हूँ। और अगर एबायोटिक की बात करूं, नो सॉरी, एबायोटिक में क्या आ जाएगा एग्जांपल, मान लीजिए कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा। तो ये क्योंकि रिसोर्सेज का मतलब है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, और दोनों ही क्या है एबायोटिक जिनमें लाइफ नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिसोर्स लेवल कैन फ्लक्चुएट बट कंडीशंस डू नॉट, ठीक है। अगर आपका ये लेवल जो वाटर है वो फ्लक्चुएट यानी चेंज हो सकता है, अगर आप इसको यूटिलाइज करोगे तो ये कम होगा, नहीं यूटिलाइज करोगे तो ज्यादा रहेगा, ठीक बात है। लेकिन कंडीशंस बोल रहे हैं कि फ्लक्चुएट नहीं हो सकती, क्यों? कोल्ड कम या ज्यादा नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? तो ये तो हो गया गलत। कंडीशंस कैन फ्लक्चुएट बट रिसोर्सेज लेवल डू नॉट, एग्जैक्टली इसका अपोजिट बोला है, लेकिन दोनों ही तो फ्लक्चुएशन दिखा सकती है ना। रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, वाटर को आप यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन क्या आप कंडीशंस को यूज कर सकते हो? नहीं, कोल्ड को आप यूज नहीं कर सकते हो ना। तो दिस इज ट्रू, कंडीशंस कैन बी यूज्ड। अब कैसे, अगेन इसका अपोजिट सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। ये वाला बताइए क्या होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है, और कोई ऑप्शन है? अच्छा ठीक है, चलो चलो अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए हर क्वेश्चन में ना आपको एक कीवर्ड पहचानना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ का जो कीवर्ड है ना वो है सॉइल न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी, यानी अगर सॉइल में कितना न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पे आपको ये इंटरेक्शन बताना है कि सॉइल में जो माइक्रोजी फंजाई है और प्लांट है इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, राइट। तो देखिए, अगर जब न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, न्यूट्रिशन सॉइल में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कभी कभी कुछ फंजाई जो होती है ना वो पैरासाइट्स का भी काम करने लग जाती हैं। इसका क्या मतलब है
कि वो उसको न्यूट्रिशन ज्यादा यूटिलाइज करेंगी और प्लांट को कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर भी प्लांट को इनको कार्बन देना पड़ेगा, ठीक है। तो समटाइम्स ये बिहेवियर भी देखा गया है, यानी कि पैरासिटा में क्या होता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव का रिलेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे जो फंगस है वो उसको तो पॉजिटिव है, लेकिन जो प्लांट है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो वो होता है पैरासिटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर म्यूचुअलिज्म। तो सबको मालूम है कि कैसे इनके बीच में म्यूचुअलिज्म हो सकता है, ये आपको सबको मालूम है, ठीक है। कमेंसलिज्म में रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव और जीरो को, कि एक को तो फायदा होगा लेकिन दूसरा न्यूट्रल रहेगा, किसी को कोई अफेक्ट नहीं हो, उसको कोई अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी देखा गया है कि फंजाई की कुछ स्पीशीज इस तरह भी बिहेव करती हैं, राइट, जहां पर उसको फायदा तो हो रहा होता है लेकिन वो प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ठीक है। और जो प्रीडेशन है ये नहीं होगा, ये आंसर गलत है। और यहाँ पर जो पूछा गया था कि कौन कौन सा सही ऑप्शन है, तो द राइट आंसर इज ए, सी एंड डी। और ये क्यों नहीं होगा, अब मुझे ये बताइए कि प्रिडेशन वाला जो है ऑप्शन हम क्यों नहीं चूज कर सकते। आप लोग क्या सोचते हो, क्यों हमने प्रिडेशन को नहीं चूज किया। देखो, प्रिडेशन और प्री का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है कि मैं शिकार करूंगा और तुम मेरा शिकार बनोगे, राइट। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पर सिर्फ ये वाले रिलेशन चल सकते हैं, प्रिडेशन और प्री वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर ए, सी एंड डी है। ये वाला ट्राई करिए। सबको क्लियर हुआ ना कि हमारा ए, सी और डी क्यों आया था। अच्छा हाँ, ये भी अगेन ना MSQ, राइट, अब आप लोग सीख गए हो। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है, ए, बी और सी आ रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, जब भी हम यहाँ पर हम दो तरह की स्पीशीज देखते हैं या फिर दो तरह के सिलेक्शन, एक होता है हमारा आर और दूसरा कौन सा होता है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस आर का फुल फॉर्म क्या होता है, रेट ऑफ इंक्रीज, यही होता है। और के Yes, मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंक्रीज, के मतलब कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर इसका कैपेसिटी आके खत्म हो जाएगा, कि इससे ज्यादा वो लोड नहीं उठा सकता। बट यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंक्रीज, ये बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो अगर मैं इनके डिफरेंसेस की बात करूँ तो इसके डिफरेंसेस में मैं क्या लिख सकती हूँ कि यहाँ पर अगर मैं सपोज करिए कि ऑफ स्प्रिंग की बात करूँ, तो यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनका नंबर क्या होता है, हाई होता है। और यहाँ पर कितना होता है, लो होता है, कंपैरेटिवली बोल रही हूँ ना। यहाँ पे जो बॉडी साइज है, जो इनकी बॉडी साइज होगी ऑफ स्प्रिंग की, वो यहाँ पर क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, ऐसे ही होता है ना, स्मॉल होता है। और यहाँ पर क्या होता है, बॉडी साइज लार्ज होती है। और यहाँ पर अगर मैं क्लच साइज की बात करूँ, क्लच मतलब क्या होता है, क्लच मतलब कि आप कितने ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म दे सकते हो भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, इनका क्लच साइज लार्ज होता है, जबकि यहाँ पर क्लच साइज स्मॉल हो जाता है। और इसके अलावा क्या होता है, काफी सारे डिफरेंसेस हैं, बट मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। यहाँ एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप क्या बोलोगे, वीट्स, वीट्स का एग्जाम्पल आ सकता है, उसके सीड्स हो सकते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ मैं तो हम आ जाते हैं सिंपली मैमल्स की बात करते हैं, और मैमल्स में भी कैसे, मैं लार्ज मैमल्स लिख देती हूँ, जिसमें आप अपने आप को कंसिडर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब हमें 8 सिलेक्टेड स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो ये बोल रहे हैं कि दे हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, ठीक है। देखिए, जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज होती है ना, वो एक टाइम पे बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देती हैं, ठीक है। और वो ऑफ स्प्रिंग्स बहुत सारे नंबर में इसलिए होते हैं क्योंकि उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं साइज में कि कोई भी प्रीडेटर आकर उनको खा सकता है ना, तो उनका जो जनरेशन है या फिर उनका नंबर्स है डिक्रीज हो जाएगा। तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम है। जैसे आपने कीड़े मकोड़े देखे हैं, कितने सारे होते हैं, एक ही बार में कितने सारे जन्म हो जाता है, लेकिन सरवाइव कुछ ही कर पाते हैं क्योंकि उनका लाइफ स्पैन कम होता है। तो ये जो फीचर्स है ना, ये के वाले का है, के सिलेक्टेड स्पीशीज का है। So this is wrong. Next is they produce a large number of offspring in each reproductive event. Exactly ये सही है,
वो एक साथ बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं और उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे प्रोड्यूस अ फ्यू लार्ज बॉडीड, यहाँ पे जो लार्ज लिखा है ना, इसकी वजह से ये गलत हो गया सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, दे प्रोड्यूस एट अ यंग एज, वो अर्ली एज में बहुत पहले से ही जो है रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो ये फीचर भी जो है वो आपका आर वाला है। बाकी ये जो फीचर्स है, ये वाला जो लार्ज बॉडी साइज वाला फीचर है वो के सिलेक्टेड स्पीशीज का है। सो द राइट आंसर इज बी एंड डी। चलिए इसका बताइए क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आइसलैंड बायोजियोग्राफी से आया है, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ये जो होता है वो सिंपली स्पीशीज की रिचनेस बताता है। यहाँ पर रिचनेस का मीनिंग क्या है कि स्पीशीज में कितने वेरिएशन है, कितने तरह की स्पीशीज है और क्या डाइवर्सिटी है, उसके लिए हम स्पीशीज रिचनेस वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो ये जो थ्योरी होती है इसमें क्या होता है कि अगर जो एरिया है, जो आइसलैंड है, ये जो है एक आइसलैंड यानी एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो एरिया है अगर बड़ा होता है, बहुत ही लार्ज होता है, तो वहां पे जो स्पीशीज रिचनेस होती है वो हाई होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, स्पीशीज रिचनेस हाई होगी। और जो एरिया यानी जो आइलैंड मेन आइलैंड से दूर होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका मेन आइलैंड है और ये दूसरे आइलैंड से, ठीक है। तो मेन आइलैंड से जितना ज्यादा ये दूसरा वाला आइलैंड दूर होगा, स्पीशीज रिचनेस उतने ही कम होगी। मतलब स्पीशीज रिचनेस के लिए जो आपका मेन आइलैंड है उससे जो दूसरे आइलैंड है उनका डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक है। तब जाके जो है स्पीशीज रिचनेस अगेन आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो हम इस थ्योरी में पढ़ते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा। देखिए अब वन बाय वन हम देखते हैं। जैसे ये आइलैंड सेकंड की बात कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि आइलैंड सेकंड हैज द हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस बिकॉज ऑफ इट्स लोवेस्ट एरिया। तो जैसे मैंने बताया कि एरिया जब कम होगा तो स्पीशीज रिचनेस कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो ये तो हो गया गलत, राइट। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि आइलैंड थ्री की बात कर रहा है, तो अब यहाँ पे फोकस करिए। आइलैंड थ्री में स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। बट ये जो है ना, क्या है, मेन आइलैंड से दूर है। अगर ये मेन आइलैंड से देखिए यहाँ पर इसका और इसका कितना ज्यादा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस होने की वजह से इसमें जो स्पीशीज रिचनेस है वो भी कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो आइलैंड वन है उसमें हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस है क्योंकि उसका एरिया बड़ा है और वो मेनलैंड से भी पास में है। तो यानी कि ये दोनों ही कंडीशन जो है यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो ये राइट हो गया। नेक्स्ट, आइलैंड वन और थ्री जो है इक्वली हाई स्पीशीज रिचनेस है क्योंकि उनका एरिया सेम है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसका आइलैंड वन और आइलैंड थ्री का एरिया सेम है, लेकिन डिस्टेंस तो अलग अलग है। तो अगर डिस्टेंस अलग है तो स्पीशीज रिचनेस जो है वो सेम कैसे होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पे सेम बोल रहा है इसलिए ये गलत। तो राइट आंसर इज सी। ओके, चलिए इसको ट्राई करिए। आंसर्स भी आने लग गए। क्या है इसका, 43 का ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है। अच्छा यहाँ पर तो मुझे अगर कुछ नहीं पता तो मुझे कोविड-19 तो पता ही है, ठीक है। कोविड-19 किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। वायरस। ये वन हो गया, तो क्यू का वन इधर 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 है, सो दिस इज नहीं होने वाला। फिर मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से, नहीं, किसकी वजह से होता है बताइए, की वजह से सोडियम। होता है, ये हो गया। और जो लास्ट वाला, चलिए ये डिसीज मुझे नहीं भी मालूम थी, बट अगर ये दोनों मुझे मालूम है तो मेरा राइट आंसर तो निकल के आ गया। और आर का 4 यानी कि ये फंगस, फंगस से होने वाली डिसीज है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पुट किया है क्योंकि सिंपली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए चाहे कोई भी पेपर हो, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप सोचोगे कि आप इकोलॉजी इवोल्यूशन पढ़ रहे हो या फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चंस आते ही हैं। इसीलिए आपको लिस्ट बनाने के लिए मैंने बोला था, ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड है। चलिए ये वाला ट्राई करिए क्या है।
ठीक है, तो चलो मैं बताऊं फिर। देखिए, यहाँ पर एक x वाला एरिया है और एक y वाला एरिया है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि जो x वाला एरिया है वहां पर कुछ, हाँ मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पर इन्होंने दो एलिप्स दिखाए हैं, एक x और y, ठीक है। ये दो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो x वाला एरिया है उसमें सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन का कॉम्बिनेशन है और कुछ टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पर आपको सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा और टेम्परेचर का कुछ लेवल मिलेगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि दैट अ मराइन इंटरवीड स्पीशीज कैन टॉलरेट, ठीक है। तो यहाँ पर वही स्पीशीज रहेंगी जो इस कंडीशन को टॉलरेट कर सकती, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि जो वाई वाला एरिया है वहां पर भी आपको सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको कुछ स्पीशीज जो है वो मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल वो एरिया है जहां पर वो स्पीशीज रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सॉल्ट का तो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ही और टेम्परेचर भी मिलेगा, ठीक है। पर यहाँ पर वो स्पीशीज होंगी जो इसको टॉलरेट कर सकती हैं, और यहाँ पर वो स्पीशीज है जो एक्चुअली यहाँ पर सरवाइव करेंगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है वो आपका आता है किससे, आप हैबिटेट और नीश वाला कंसेप्ट पढ़ते हो क्या? हैबिटेट और नीश वाला हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम दो तरह के नीश देखते हैं, एक होता है फंडामेंटल नीच और दूसरा होता है रियलाइज रियलाइज नीच। नीच, ठीक है। तो इसका सिंपली एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लो आपका घर, ठीक है। आपका घर में आप रहते हो, बट उस घर में भी डिफरेंट अलग अलग रूम्स होंगे, और उस रूम में कोई एक कमरा या कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर आप उस एरिया को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हो। जैसे मान लीजिए आपका रूम, ठीक है। तो आप उस पूरे घर में रहते हो, लेकिन आपका वो एरिया जो है वो एक ऐसा जोन है, ऐसा एरिया है जिसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज करते हो। वहां का बेड हो, वहां का जो स्टडी टेबल हो, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। तो जो आपका घर है वो हो गया फंडामेंटल नीश, और जहां पर आप मैक्सिमम सरवाइव कर रहे हो, मैक्सिमम चीजों का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, मैक्सिमम आप जहां पर रहते हो, वो हो गया आपका रियलाइज नीच, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फंडामेंटल नीच होता है इसका एरिया हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, लार्ज होता है, और रियलिस्टिक नीच से, मतलब मैं कंपैरिजन करके बता रही हूँ, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रियलिस्टिक नीच का एरिया कम है और फंडामेंटल का ज्यादा है, इसका कंपैरेटिवली आपको ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो जो एक्स है, देखिए दोनों जगह जो है सेम तरह के कॉन्सेंट्रेशन, सेम तरह के फैक्टर्स की बात की गई है कि सॉल्ट इधर भी है, सॉल्ट इधर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्पीशीज यहाँ पर भी रह सकती है एक्स में भी, लेकिन मैक्सिमम जो स्पीशीज है एक्चुअली वो इधर रहती है। तो ये एक्स क्या हो गया, आपका होम हो गया, और जो वाई है वो उसका रूम हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि एक्स क्या है, एक फंडामेंटल नीच है उस पर्टिकुलर स्पीशीज का, और जो वाई है वो उसका रियलिस्टिक नीच है। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, ऐसा बोल सकती हूँ। नेक्स्ट जो है कि ये जो डिफरेंसेस है एक्स और वाई का, जो डिफरेंस आ रहा है वो बायोटिक इंटरेक्शंस की वजह से आ रहा है ना। क्योंकि जहां पर स्पीशीज रहेंगी वहां पर वो उस चीज को यूटिलाइज भी तो करेंगी। तो वहां पर यूटिलाइजेशन यानी सोर्स की बात कर लो तो वो जनरली तो बायोटिक ही होता है। तो वो क्या है, बायोटिक इंटरेक्शन की वजह से होता है कि यहाँ पर जो स्पीशीज है वो यहाँ का रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी, और यहाँ की स्पीशीज यहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगी, ठीक है। तो ये जो इनका सेपरेशन भी हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस बायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो इनमें डिफरेंसेस यानी एक्स और वाई स्पीशीज का जो ये जो डिफरेंसेस है वो डिस्पर्शन लिमिटेशंस की वजह से। डिस्पर्शन का मतलब होता है फैलाव करना, आप कहाँ पर सरवाइव कर सकते हो, कहाँ आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हो, फैलाव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स वाला है वो यहाँ पर अपना फैलाव कर सकता है, और वो वाई में भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन जो वाई वाला है स्पीशीज है वो एक्स में नहीं रह सकती, ठीक है।
मैंने क्या बोला कि जो एक्स वाली स्पीशीज है वो अपने, जैसे आपका घर है तो आप अपने घर के किसी भी कमरे में रह सकते हो और आप अपने कमरे में भी रहोगे, ठीक है, लेकिन आपके कमरे में जो चीज है वो बाहर तो नहीं मिलेगी, है ना। थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिएगा तो थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जो डिस्पर्सल का मतलब है कि जहाँ पे वो फैल सकते हैं, रह सकते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई रिजल्ट फ्रॉम द स्पीशीज टॉलरेट टू सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सबसे पहली बात कि इन्होंने जो है बोला है कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन वो कितना है वो उन्होंने नहीं बताया। तो ये आप कैसे बोल सकते हो कि एक्स वाली स्पीशीज सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकती है और ये वाली नहीं कर सकती, क्योंकि आपको एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे नहीं बताया है। तो यहाँ पर मतलब एक लॉजिकली आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट यहाँ पर इसका इंफॉर्मेशन एज सच यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करूंगी, ठीक है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया ए, बी एंड सी, ठीक है। चलिए ये वाला ट्राई करिए। देखिए इन्होंने क्या बोला है, एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है, ठीक है, जो क्या इन 4 पैची लैंडस्केप्स में रहती हैं, यानी कि PQRS जो है वो लैंडस्केप है, ठीक है। जो ग्रे कलर का शेडो है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है स्पीशीज रहती हैं, यानी इस एरिया को उन्होंने ऑक्यूपाइड किया है। लेकिन जो व्हाइट वाला जो है वो ये बता रहा है कि वो अनऑक्यूपाइड है, मतलब वहां पर स्पीशीज ने अभी तक ऑक्यूपाई नहीं किया है, ठीक है। एक्चुअली सबको ब्लर आ रहा है क्या, स्क्रीन आप लोग को ब्लर दिख रही है, सबको दिख रही है क्या? क्योंकि ये मैंने मैक्सिमम जूम करके रखा है। ओके, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं फिर मैं नेक्स्ट में देखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हाइट वाला एरिया है वो अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। और जो एरो है वो ये बता रहे हैं उनकी अकरेंस और डायरेक्शन को बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ डिस्पर्स शो कर सकते हैं, मतलब अपना फैलाव कर सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन एरो बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वन बाय वन आपको स्टेटमेंट वाइज जाना पड़ेगा। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आप ये जो डायग्राम है इनको देख के आपको समझ नहीं सकते, तो आपको ऑप्शन के थ्रू ही मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पर इन्होंने पहले बोला है कि लैंडस्केप क्यू, अगर मैं क्यू की बात करूँ, ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो ये बोल रहे हैं कि इन लैंडस्केप क्यू पैच डब्ल्यू इज अ सोर्स पॉपुलेशन। यहाँ पर ये जो है इसको सोर्स पॉपुलेशन बोल दिया, ठीक है। तो ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो कि ये एक मेन और यहीं से जो है ये सारे छोटे छोटे पैचेस बने हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो क्योंकि यहाँ से देखो ये एरो क्या बता रहा है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और इनका साइज छोटा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो लैंडस्केप आर है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो एक मेटा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मेटा पॉपुलेशन क्या होती है, एक ऐसी पॉपुलेशन जो टुकड़ों में बटी हुई है, लेकिन उनके बीच अभी भी ब्रीडिंग चल सकती है, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब क्लोज रह सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये देखो ये वाली जो है ये इधर भी इंटरेक्ट कर सकता है, ये इधर इंटरेक्ट कर सकता है, ये इधर, और ये वाली पॉपुलेशन इधर इंटरेक्ट कर रही है, तो ये एक मेटा पॉपुलेशन जैसा शो कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जो लैंडस्केप पी है इसमें हाई एक्सटेंशन रेट है, ठीक है। देखिए एक्सटेंशन रेट का मतलब होता है कि उस जगह को छोड़ के बाहर निकल जाना या फिर वहां से चले जाना, ठीक है, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। और रेट मतलब कि उस स्पीड से उस तेजी से निकल के जाना। तो जो पी वाला लैंडस्केप है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी के कंपेरेटिवली में आपको यहाँ पे ज्यादा दिखेगा। ये जो मेन लैंड है या फिर ये वाला एरिया है, यहाँ से देखिए पॉपुलेशन इधर भी जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, और इनके बीच में जो है किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं दिख रहा है। यानी आपको कोई एरो दिख रहा है क्या, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एरो जो है उस डायरेक्शन को बताता है, अकरेंस को बताता है कि उनके बीच में डिस्पर्शन अभी भी हो सकता है, यानी आपस में वो इंटरेक्ट कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एरो नहीं है। इसका मतलब कि क्या है, वो अपनी लोकेशन को छोड़कर निकल चुकी हैं, तो हाई एक्सटेंशन रेट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लैंडस्केप एस में जो है बोल रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इन इन ब्रीडिंग है, ठीक है।
इनब्रीडिंग का मतलब होता है एक ही पॉपुलेशन में रहना, वहीं पर रिप्रोड्यूस करना और वहीं पर ऑफ स्प्रिंग बनाना, तो वहीं के कैरेक्टर्स गेन होंगे, यानी अपनी ही पॉपुलेशन में आपको रहना है और वहीं रिप्रोड्यूस करना है। बट ये एरो देखिए आप, ये एरो आपको बता रहे हैं क्या कि यहाँ पे इनब्रीडिंग हो रहा है। इनब्रीडिंग का मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ इस आइलैंड की बात करूं या इस लैंडस्केप की बात करूं, तो यहाँ पर जितने भी स्पीशीज है वो आपस में ही रिप्रोड्यूस करेंगी और आपस में ही ग्रो करेंगी, वो कहीं और इंटरेक्ट करने नहीं जाएंगी। पर ये एरो जो है वो आपको क्या बता रहे हैं, उनका डिस्पर्सल बता रहे हैं कि वो बाहर भी जाके फैलाव कर सकती है, ऑफ स्प्रिंग कर सकती है। तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। तो जो आपका आंसर है वो ए, बी एंड सी निकल के आता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये वाला ट्राई करिए। अभी सही है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? चलो बढ़िया। सिंपली इन्होंने क्या, इवोल्यूशन के स्टेटमेंट्स के बारे में पूछ लिया है कि आप बताइए इवोल्यूशन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है। ठीक है, तो चलो मैं, आप लोग आंसर दीजिए, हम वन बाय वन मूव करते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन इज अ चेंज दैट इज हेरिटेबल अक्रॉस जनरेशन, मतलब इवोल्यूशन की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होते हैं, तो विच इज ट्रू। ठीक है, अगर आपने डार्विन लेमार की थ्योरी पढ़ी है तो वहां पे वो बोलते हैं ना, हेरिटेबल चेंजेस जो है वो आपके जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इवोल्यूशन अकर एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन नॉट स्पीशीज, ये भी सही है। इवोल्यूशन पॉपुलेशन के लेवल पर होता है, वो कभी ऐसे नहीं होता कि एक किसी एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, कोई कंडीशन आएगी और वो कंडीशन एक पॉपुलेशन पे अफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन इज अ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी थ्रू टाइम, हम बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है और उस इवोल्यूशन की वजह से जो है कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में दिख रहे हैं, फिर उसके बाद वाली जनरेशन में और दिखेंगे, तो वो जो चेंजेस हैं वो कैसे आ रहे हैं, जीन की वजह से ही तो आ रहे हैं ना। पहले जीन में चेंजेस होंगे तभी तो वो आपके फिनोटाइप में दिखेगा, है ना। तो ये भी तो सही है कि इवोल्यूशन में क्या हो रहा है, जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं, वो भी टाइम के साथ। रातों रात वाला होने वाला ये इवेंट नहीं है, इवोल्यूशन में बहुत टाइम लगता है, मतलब सदियों लग जाती है, सालों लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि 4 दिन या 2 महीने की बात है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है इवोल्यूशन अकर्स थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, राइट, सही बात है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवोल्यूशन हो सकता है बट नॉट सेक्सुअल सिलेक्शन, क्यों नहीं बताइए मुझे। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है ना वो इसके थ्रू भी होता है, तो यहाँ पे जो नॉट लिखा है ना उसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए ये वाला ट्राई करिए। है ना, ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इवोल्यूशन पढ़ती हूँ। ये इवोल्यूशन का टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ऑल्ट्रिज्म क्या होता है, किसी को मालूम है? ठीक है, देखिए ऑल्ट्रिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जो स्पीशीज के बीच में देखा जाता है कि स्पीशीज एक दूसरे को हेल्प करती हैं। ठीक है, अब हेल्प करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप किसकी हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल होता है, स्क्वायरल समझते हो सब लोग, गिलहरी, उन उनकी कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज होती है जिसमें वो क्या करती हैं कि अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर जब उनके फैमिली का कोई मेंबर होता है, जैसे 10-15 लोग की फैमिली है उनकी, ठीक है, तो उनमें से कुछ स्क्वायरल जो हो जाएंगी, वो जो है वो रेस्ट नहीं करती। ठीक है, वो खड़े होके पहरा दे रही होती, किससे, प्रीडिएटर से, कि अगर कोई प्रीडेटर आए तो वो एक अलार्म की तरह सिग्नल दे और उनके फैमिली मेंबर्स बच जाएं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो वो सिग्नल्स देती है, जिसकी जिसकी वजह से जो प्रीडेटर होता है, शिकारी होता है, उनका ध्यान इन पर्टिकुलर स्क्वेरल्स पे चला जाता है और इसी टाइम पे जो उनका जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, उनको टाइम मिल जाता है कि वो कहीं जाके छुप जाए, कहीं से भाग जाए। ठीक है,
तो उनको ये सिग्नल्स जो देती हैं, अब इनका देखो कि इनकी जो है लाइफ में रिस्क बन गया, क्योंकि अब जो है शिकारी यानी प्रीडेटर इनको अफेक्ट करेगा, इनके फैमिली मेंबर्स तो बच जाएंगे बट इनकी जान जा सकती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट किया, लेकिन खुद की लाइफ को दांव पे डाल के, ठीक है। तो इस तरह का जो फिनोमिना होता है उसको हम ऑल्ट्रिज्म बोलते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि किस कंडीशन में ऑल्ट्रिज्म वाला एक्ट जो है वो फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट है, इंडिविजुअल इन अ ग्रुप आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब ऐसे ग्रुप जहां पर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, यानी हो सकता है कि वो कोई उनके फैमिली का मेंबर हो, तो उस कंडीशन में ऑल्ट्रिज्म एक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स लिव इन अ हाई रिसोर्स लो रिस्क इन्वायरमेंट, यहाँ पे कंडीशंस मैटर नहीं करती है कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्स है तो मैं आपकी मदद करूंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो ये कंडीशंस नहीं है। इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप म्यूचुअली हेल्प ईच अदर एट डिफरेंट टाइम्स, ऐसे कंडीशन में भी ऑल्ट्रिज्म देखा जाता है जब ऐसा फिनोमिना हो कि यार आज मैंने तेरी हेल्प की है, जब मुझे हेल्प चाहिए होगी तो तू मेरी हेल्प करना। तो जब इस तरह का जब एक रिलेशनशिप बनता है ना, तो ये कंटिन्यू रहता है कि मैंने इसकी हेल्प की तो बदले में वो भी मेरी हेल्प करेगी जब मुझे उसकी जरूरत होगी, तब भी ऑल्ट्रिज्म देखा जाता है, ठीक है। अब ऑल्ट्रिज्म जो है एक ऐसा फिनोमिना, अच्छा हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इवोल्यूशन में स्पीशीज के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जनरली हम उसको एनिमल से रिलेट करते हैं, बट ये वो हम पे भी कुछ कुछ चीजें हैं, मतलब हम भी उस इन्वायरमेंट इवोल्यूशन का पार्ट ही है ना। तो ऑल्ट्रिज्म वाला एक्ट जो है हम आप खुद को एक एज एग्जाम्पल कंसिडर करके भी देख सकते हो, ठीक है। मेटिंग अपॉर्चुनिटीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल्स, नो, यहाँ पर हम ऑल्ट्रिज्म में एक बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं अपनी कॉस्ट पर, ठीक है, ये वाला नहीं। अच्छा ठीक है, ऑल्ट्रिज्म तो आपको समझ में आ गया ये क्या हो गया। फिर उसके बाद ना एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, हेलमेंटन करके था ना, ऐसे एक साइंटिस्ट, हाँ हाँ वही, मुझे एकदम से याद नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला था कि ऑल्ट्रिज्म कब होगा, मतलब ऐसे तो नहीं ना कि आप राह चलते हुए किसी को हेल्प की जरूरत है तो क्या आप उसकी हेल्प करोगे। मान लो आपका एग्जाम है और आप जा रहे हो और किसी ने बोला कि यार मुझे बहुत जरूरत है तो मुझे यहाँ तक छोड़ दो, तो क्या आप अपने एग्जाम को रिस्क पे डाल के टाइम पर नहीं पहुंचोगे और आप उस इंसान की हेल्प करोगे जिसको आप जानते भी नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप। तो इन्होंने बताया कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती है जब आप ये ऑल्ट्रिज्म वाला एक्ट करोगे। तो इन्होंने क्या, आर बी इज ग्रेटर देन सी, ये वाला फंडा बताया, जिसमें ये है कि आर आप उसका रिलेटेडनेस होना चाहिए कि आखिर उस व्यक्ति से आपका क्या रिलेशन है, बी की बेनिफिट क्या है, उस व्यक्ति को जब आप हेल्प कर रहे हो तो उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, और सी आता है कॉस्ट। अगर ये दोनों चीज आपके कॉस्ट से ज्यादा है तो आप ऑल्ट्रिज्म एक्ट परफॉर्म करोगे, और अगर ऐसा है कि मेहनत आप ज्यादा दे रहे हो और इसकी हेल्प कम हो रही है तो आप ऑल्ट्रिज्म एक्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पर बताइए क्या है इसका आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग आंसर बताइए। टू स्पीशीज ऑफ फ्रूट बैट्स, ठीक है। ओके, यहाँ पर वन और मोर करेक्ट बोला है ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्रूट बैट जो है उसकी दो स्पीशीज है, एक स्पीशीज वन है, एक स्पीशीज टू है, वन एंड टू, ठीक है। और ये जो है डिफरेंट तरह के ईट फ्रूट्स ऑफ वेरिंग साइज, मतलब ये कुछ ऐसे फ्रूट्स खाती हैं जिसका साइज यहाँ पर अलग है, जिसका साइज यहाँ पर अलग है, ठीक है। द कर्व शोज रिप्रेजेंट द इकोलॉजिकल नीच फॉर दीज टू स्पीशीज, ये जो कर्व है वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्पीशीज वन यहीं पे रहती है और स्पीशीज टू यहाँ पे रहती है, ठीक है। इफ द कर्व फॉर बोथ स्पीशीज वर टू कंप्लीटली ओवरलैप, ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि ये जो स्पीशीज वन का एरिया है
वो देख रहे हो आपकी स्पीशीज 2 के एरिया में भी थोड़ा सा आ रहा है, और वैसे स्पीशीज 2 का जो एरिया है वो स्पीशीज 1 के एरिया में भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। तो अगर क्योंकि ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं वो ऐसा है कि ठीक है, अभी या तो कोई यूटिलाइज नहीं करेगा या फिर थोड़ा थोड़ा हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतना सारा एरिया है। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि ये रही स्पीशीज 1 और ये रही आपकी स्पीशीज 2, तब क्या होगा, यानी कि ये दोनों कर्व ओवरलैप हो जाए, यानी ये दोनों स्पीशीज एक ही एरिया में रहने लग जाए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि देयर विल बी नो रिसोर्स कंपटीशन बिटवीन स्पीशीज 1 एंड 2। अब मुझे बताइए रिसोर्स का कंपटीशन कैसे नहीं होगा, अगर कहीं पर कोई स्पीशीज रहेगी तो वो जहां पर रहेगी वो वहीं के रिसोर्सेज को यूज करेगी ना। तो यहाँ पर जब स्पीशीज 1 और 2 दोनों ही रह रही हैं तो वो तो यहीं के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगी। तो अगर रिसोर्स सेम है तो उनके बीच में कंपटीशन तो होगा ना। अगर एक ही चीज है और वो आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए तो हमारे बीच में कंपटीशन होगा, राइट। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, तो इन्होंने जो नो लिखा है ना उसकी वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द स्पीशीज में बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। अब अगर रिसोर्स सेम है, जो चीज मुझे चाहिए वो आपको भी चाहिए, तो हमारे बीच होगा कंपटीशन, और जो स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा और जो वीक होगा वो क्या होगा, हार जाएगा। और अगर हार गया तो उसको वो एरिया छोड़ के जाना पड़ेगा, यानी वहां से उसका हो जाएगा एलिमिनेशन, ठीक है। तो यानी कि कोई एक स्पीशीज का हो जाएगा एलिमिनेशन कंपटीशन की वजह से, तो ये सही है, ठीक है। देयर विल बी अ लिटिल कंपटीशन बिटवीन स्पीशीज 1 एंड 2। अगर पूरा का पूरा एरिया ओवरलैप हो रहा है, मतलब जितने रिसोर्सेस है ना वो सब कॉमन हो गए, तो यहाँ पे लिटिल कंपटीशन कैसे होगा, ज्यादा कंपटीशन होगा, राइट। द टू स्पीशीज विल यूज आइडेंटिकल रिसोर्सेज। ये एग्जैक्टली लड़ाई का तो रीजन ही ये है ना कि उनके जो रिसोर्सेस है वो आइडेंटिकल है, सेम है, तभी तो कंपटीशन हो रहा है। अगर ये चीज नहीं होती तो ये फिनोमिना भी नहीं होता, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी एंड डी, ठीक है। समझ में आया सबको? ओके, चलो तो नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका सक्सेशन से, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, मोर देन वन आंसर कैन बी करेक्ट। चलिए देखते हैं। ये बोल रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन अ कमिटी। सक्सेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जहां पर अभी की अभी हमें लाइफ एग्जिस्ट, मतलब अभी अभी लाइफ शुरू हुई है। मतलब जैसे मान लीजिए एक बंजर जमीन जहां पे पहले कोई लाइफ नहीं होती थी, फिर कोई एक व्यक्ति आया, उसने वहां पे बिल्डिंग्स बनाना शुरू किया, फिर लोग रहने आने लग गए, फिर उसके बाद वहां पे आपको शॉप्स भी दिखने लग गई, पहले छोटी छोटी शॉप्स, फिर बड़ा शॉप, फिर मार्केट एंड ऑल दैट। तो पहले क्या हुआ कि उस एरिया में कोई लाइफ नहीं थी, फिर धीरे धीरे वहां पे लाइफ का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ, ठीक है। तो सक्सेशन भी एक ऐसी ही प्रोसेस है जहां पर अभी लाइफ बनना शुरू हुई है एक कम्युनिटी में, ठीक है। तो वहां पे बोल रहे हैं कि स्पीशीज दैट आर गुड कॉलोनाइजर, मतलब एक ऐसी स्पीशीज जो अपना फैलाव यानी अपनी कॉलोनी बनाना जानती थी, और कॉलोनी बनाने का मतलब है कि बहुत सारे उसके ऑफ स्प्रिंग्स हो और वो अपना एक पूरा का पूरा कॉलोनी बना ले, ठीक है। उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय स्पीशीज दैट आर अ गुड कॉम्पिटिटर। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी स्पीशीज थी जो अच्छा खासा कंपटीशन करती थी, डोमिनेटिंग थी, तो उन्होंने क्या किया, इस स्पीशीज को वहां से रिप्लेस कर दिया, और इसकी वजह से ये जो है अब यहाँ पर ये वाली स्पीशीज नहीं दिखती, आपको ये वाली स्पीशीज ही मिलेगी, ठीक है। यानी ए स्पीशीज चली गई और बी स्पीशीज आपको अब देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट इस पैटर्न के साथ सही है, बताइए। ये जो पैटर्न ये इन्होंने दिखाया है वो कैसे सही है, ठीक है।
तो हमें अगेन स्टेटमेंट वाइज ही जाना पड़ेगा। तो हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इनिशियली देयर इज अ ग्रेट रिसोर्स लिमिटेशन। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी कोई नई जगह होती है वहां पर पहले कभी कोई गया ही नहीं, तो वहां की चीजों को यूटिलाइज ही नहीं किया गया, तो वहां पे रिसोर्स का लिमिटेशन कैसे आएगा। यानी कि मान लीजिए एक बंजर जमीन है, वहां पे वहां की सॉइल के पास जितना न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन वैसा का वैसा ही है, क्योंकि पहले कभी किसी कोई वहां पर आया कि वो उसको कंज्यूम कर सके। तो अगर किसी ने कंज्यूम नहीं किया तो वो रिसोर्स लिमिट कैसे हो गया, उसके पास रिसोर्स इनिशियली स्टार्टिंग में रिसोर्स लिमिटेशंस नहीं होते। जैसे जैसे वहां पे स्पीशीज रहने लगती है, अपना नंबर इंक्रीज करती है, तो बहुत सारी स्पीशीज हो जाती है, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है, क्योंकि तब रिसोर्स का लिमिटेशन देखने को मिलता है, लेकिन इनिशियली रिसोर्स लिमिटेड नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। नेक्स्ट, keystone species must establish first to facilitate the later establishment of higher trophic level species। देखिए जो keystone species होती है ना, वो बैलेंस बनाने का काम करती हैं, ठीक है। एक पूरी कम्युनिटी में, इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने का काम करती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जब सक्सेशन प्रोसेस हो रही हो तो कीस्टोन स्पीशीज ही सबसे पहले आए। कोई ऐसी स्पीशीज आ गई जो डोमिनेटिंग है, तब क्या कर लोगे आप ना। तो ये जो कंडीशन इन्होंने बोली है कि पहले इनको आना चाहिए फिर फैसिलेट करना चाहिए, तो ये कैसे डिसाइड करोगे कि पहले की स्टोन स्पीशीज ही आएंगी, दूसरी स्पीशीज भी आ सकती हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीज आर द क्लाइमेक्स, 1 मिनट है। चलिए, कहाँ थे हम, थर्ड वाले स्टेटमेंट में, ट्रीज आर द क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज एंड जनरली हैव लो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बट हाई डिस्पर्शन एबिलिटी। ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है जस्ट अपोजिट है। यानी यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी में, उनका डिस्पर्शन जो एबिलिटी होता है वो कम होता है, लेकिन उनमें कंपटीशन ज्यादा होता है, तभी एक स्पीशीज भी वहां पर टिकी रह जाती है, बस वो अपना फैलाव नहीं कर पाती है। तो जो ये वाला स्टेटमेंट है वो अपोजिट है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक ही स्टेटमेंट बचा, और वो भी क्या बोल रहा है, फॉर मेनी टेक्सा देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डिस्पर्सल एबिलिटी एंड लोकल कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, ठीक है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है, ट्रेड ऑफ मतलब होता है कि एक चीज का आपको फायदा होगा तो दूसरी चीज का नुकसान होगा। यानी कि इनवर्सली रिलेशन पे रहता है कि अगर आप फैलाव कर सकते हो, ठीक है, यानी आप कॉम्पिटिट या तो आप कंपटीशन अच्छा कर सकते हो, या आप अच्छे से फैलाव कर सकते हो, या फिर आप एक चीज में अच्छे हो और दूसरी चीज में अच्छे नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज हो रहा है कि देखिए ये वाली जो ए वाली स्पीशीज है वो अपना डिस्पर्शन अच्छे से कर पा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम यही बोल रहे हैं ना कि ए वाली जो स्पीशीज है वो अच्छा खासा अपना फैलाव कर सकती है, नंबर इंक्रीज कर सकती है, लेकिन वो अच्छी कंपटीशन नहीं कर सकती। अगर वो अच्छा कंपटीशन करती तो बी वाली स्पीशीज आके इसको रिप्लेस नहीं करती, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब इसके पास डिस्पर्शन वाली क्वालिटी भले हो लेकिन कंपटीशन वाली क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ट्रेड ऑफ वाला कंसेप्ट चल रहा है ना, किसके बीच में, डिस्पर्शन एबिलिटी और लोकल कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के बीच में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये वाला ट्राई करिए। ठीक है, तो मैं इसको शुरू करती हूँ, आप लोग ट्राई करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस ऑफ एल्गल स्पीशीज अलाउड देयर डाइवर्सिटी वाज हायर इन pools where there was grazing snails compared to pools without snails। ओके, आप समझिए ये क्या बोल रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक पूल है, ठीक है, और यहाँ पे रहते हैं स्नेल्स, ठीक है, ये स्नेल्स रहते हैं, सपोज करिए। तो यहाँ पर स्नेल्स है और एल्गल की कुछ स्पीशीज भी है, ये जो पॉइंट से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो एल्गल की स्पीशीज है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्गल की स्पीशीज हम बना देते हैं अच्छे अच्छे कलर से,
अब ये डिफरेंट कलर्स का मतलब है कि ये डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस। तो मान लीजिए कि ये 3 तरह की डाइवर्सिटी वाले एल्गल स्पीशीज यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एल्गल स्पीशीज और ये हो गए आपके स्नेल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक और बना देती हूँ कि ये एक दूसरा पूल है, ठीक है, जहां पर कोई भी स्नेल्स नहीं है और यहाँ पे एल्गल की स्पीशीज है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा पूल जहां पर स्नेल्स रहते हैं वहां पे बहुत तरह तरह के एल्गल की डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है एल्गल की वो हाई है। लेकिन जहां पर जिस पूल में स्नेल्स नहीं है वहां पे एल्गल की जो डाइवर्सिटी है वो कम है। ये क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि ये क्यों है। तो देखिए जो एल्गल की स्पीशीज है ना, जो स्नेल्स है वो इन स्पीशीज को यानी कि इन पे फीड कर रहे हैं, यानी इनको खा रहे हैं, ठीक है। और वो अलग अलग तरीके से खा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कोई स्पीशीज है, यानी यहाँ पर जो एल्गल की कोई एक स्पीशीज डोमिनेट नेचर नहीं शो कर पा रही है, तो ये क्या कर रहे हैं बैलेंस करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी डोमिनेटिंग स्पीशीज उभर के नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से स्नेल्स को अलग कर दिए तो ये जो रेड वाली स्पीशीज थी ना ये डोमिनेटिंग नेचर की थी, तो इसने क्या किया ये ब्लू और पर्पल वाली स्पीशीज को इसने कंपटीशन करके वहां से भगा दिया और खुद का फैलाव कर लिया। तो यहाँ पे नंबर तो इसने इस स्पीशीज ने खुद के बढ़ा लिए, लेकिन देखो डाइवर्सिटी यानी जो वेरिएशन है वो कम हो गया। नंबर बढ़ाना और डाइवर्सिटी दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 तरह की एल्गल स्पीशीज है इसलिए यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा है, यहाँ पर एक ही तरह की एल्गल स्पीशीज है इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिटी कम है। मैं यहाँ पर डाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ नंबर की नहीं, ठीक है। तो आपको क्या अब इस स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट चूज करना है। तो आंसर क्या होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन दिस रिजल्ट, कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए स्नेल्स फीड प्रिफरेंसली ऑन द मोर अबंडेंट एल्गल स्पीशीज, जहां पर एल्गल की स्पीशीज ज्यादा अबंडेंट हो जाती है, यानी इनमें से जो भी स्पीशीज ज्यादा नंबर में बढ़ जाती है उसको स्नेल्स खा लेते हैं, ताकि जो एल्गल स्पीशीज का नंबर है वो मेंटेन रहे, यानी बैलेंस बना के रखती है वो। तो एक तरह से ये स्टेटमेंट तो हो गया मेरा सही, ठीक है। स्नेल अवॉइड फीडिंग ऑन एल्गल स्पीशीज, अवॉइड कहाँ कर रही है, अगर अवॉइड करेंगे तो फिर ये वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। स्नेल फीड ओनली ऑन द लेस अबंडेंट एल्गल स्पीशीज, नहीं, अगर वो मेंटेन कर रही है यानी जो भी स्पीशीज अपने नंबर से ज्यादा होती जा रही है उसका फीड कर रही है ताकि वो बैलेंस बना रहे, ठीक है। लेकिन जो पहले से ही कम नंबर में है अगर उसको ही खा लेंगे तो उसका जो डाइवर्सिटी वो कम नहीं होने लग जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो होगा नहीं, ठीक है। स्नेल्स फीड इक्वली ऑन द एल्गल स्पीशीज irrespectively ऑफ द एल्गल अबंडेंस, अगर वो इक्वली खाएं यानी कि कम वाली स्पीशीज को भी वो खाना शुरू कर दे और ज्यादा वाली स्पीशीज को भी अगर वो इक्वली फीड करें। इक्वली फीड करने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए ये वाली स्पीशीज का नंबर 5 है और ये वाली स्पीशीज का नंबर मान लीजिए कि 10-15 बहुत सारा है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने 2 स्पीशीज को खाया और यहाँ से भी वो 2 स्पीशीज को खा रही है, तो फिर इक्वली खाने का क्या मतलब हो गया भैया, यहाँ पे तो भी तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ी जाएगी ना। तो ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ये ही बैठ रहा है, ए वाला ही बैठ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। क्लियर है सबको, ठीक है।